रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में डिटेल चर्चा किया। तो आज फिर हम लोग स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन के दो चरण या श्वसन के पद कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्वसन के दो चरण या दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्रेव्स साइकिल, जिसे ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेव्स चक्र के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जानना जरूरी है कि ग्लाइकोलिसिस की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो ग्लाइकोलिसिस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एम्बिडेन मेयर हॉफ, एम्बिडेन मेयर हॉफ। इसीलिए इन्हीं के नाम पर ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएम पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएम पाथवे रखा गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ईएम पाथवे आ जाता है। ईएम पाथवे से क्या समझते हैं तो बच्चे कंफ्यूज ना हो। ईएम पाथवे एम्बिडेन मेयर हॉफ के नाम से, एम्बिडेन मेयर हॉफ, एम्बिडेन मेयर हॉफ इनका नाम था। इन्हीं के नाम पे ईएम पाथवे कहा गया इसको, ग्लाइकोलिसिस को। अब ग्लाइकोलिसिस में जानना ये जरूरी है कि ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसीलिए इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन, इसे क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसलिए इसे एनारोबिक रिस्पायरेशन या अनॉक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम हमने बताया ईएम पाथवे। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है, स्टार्ट होता है, परंतु वहां ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है और इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होता है। क्या होता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में 4 एटीपी मॉलिक्यूल, 4 एटीपी मॉलिक्यूल या अणु का निर्माण होता है। 2 एटीपी के अणु इनकी प्रक्रिया में खर्च हो जाते हैं। शेष 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। यहां याद रखना ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितनी एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। आंसर होगा 4 एटीपी मॉलिक्यूल। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने एटीपी का ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में शुद्ध लाभ होता है। तो आप कहेंगे 2 एटीपी मॉलिक्यूल, 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। आइए क्रेव्स साइकिल की चर्चा करते हैं। क्रेव्स साइकिल का दूसरा नाम, क्रेव्स साइकिल का दूसरा नाम, क्योंकि इसकी खोज हेंस क्रेव ने किया था। किसने किया था? हेंस क्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। हेंस क्रेव्स ने किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसे क्रेव्स चक्र के नाम से जानते हैं या क्रेव्स साइकिल के नाम से जानते हैं। इसका पहला उत्पाद जो होता है क्रेव्स साइकिल का वो साइट्रिक अम्ल होता है बच्चों। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। चूंकि यहां क्रेव्स साइकिल में पहला उत्पाद साइट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए क्रेव्स चक्र को हम साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
साइट्रिक अम्ल चक्र से आप क्या समझते हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि साइट्रिक अम्ल चक्र क्रेव्स साइकिल का ही या क्रेव्स चक्र का ही दूसरा नाम है। पूछा जाता है कि क्रेव्स चक्र को हम साइट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं? आंसर होगा क्योंकि क्रेव्स चक्र में प्राथमिक उत्पाद साइट्रिक अम्ल होता है, सबसे पहला उत्पाद साइट्रिक अम्ल होता है, इसीलिए इसे साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज हेंस क्रेव नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे क्रेव्स चक्र के नाम से जाना जाता है। क्रेव्स चक्र में एटीपी के अणुओं का निर्माण 36 होता है। कितना एटीपी बनता है? 36 एटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। और ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी अणुओं का निर्माण हो जाता है। टोटल एटीपी मॉलिक्यूल 36 4 40 अणु का निर्माण हो जाता है। लेकिन 2 अणु -2 2 अणु खर्च हो जाते हैं। कहां? ग्लाइकोलिसिस में। इसलिए 38 अणु का शुद्ध लाभ होता है। इस तरह से ये 2 स्टेप श्वसन के ग्लाइकोलिसिस और क्रेव्स साइकिल के हैं। ग्लाइकोलिसिस जिसे हम ईएम पाथवे के नाम से जानते हैं, क्रेव्स साइकिल जिसे हम साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर है। इम्बेडेन मेयर हॉफ ने इसकी खोज किया था, इसीलिए ईएम पाथवे के नाम से जानते हैं। और इसे क्रेव्स साइकिल क्योंकि हेंस क्रेव ने खोज किया, इसलिए क्रेव्स चक्र के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम साइट्रिक अम्ल चक्र है, इसलिए क्योंकि इसका पहला उत्पाद साइट्रिक अम्ल होता है। और ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल होता है। तो इस तरह से बच्चों ये श्वसन के 2 चरण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे हमने परिभाषा बताया था कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन यानी विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है, फलतः भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है जो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। और आवश्यकता पड़ने पर यही एटीपी में परिवर्तित होकर कोशिकाओं तक प्रवाहित कर दी जाती है। Whole process is called respiration and the organ which is responsible in this process is called respiratory organ and the system which is formed in this process is called respiratory system। तो पर्टिकुलर फेफड़ा हमारा मुख्य श्वसनीय अंग है जिसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेव्स चक्र के माध्यम से ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और क्रेव्स साइकिल को हम एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन यानी 2 प्रकार के श्वसन पढ़ सकते हैं। एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनॉक्सी श्वसन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से मनुष्य का ये श्वसन तंत्र कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।